वेलकम बैक गाइस। और अब हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं बीजेटी का थोड़ा सा जो पोर्शन बच गया था, कॉन्सेप्ट ऑफ डीसी लोड लाइन, या इसे ही हम क्विसेंट पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट भी कहते हैं। और इसके बाद हम लोग एम्पलीफायर्स वगैरह और ऑसिलेटर्स वगैरह भी इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो, पहली बात, अगर कॉन्सेप्ट ऑफ डीसी लोड लाइन देखा जाए तो इसके लिए जो हम कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसमें ये लर्न करना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखो, VCE जैसे हमने वहाँ पावर डिसिपेशन में भी पढ़ा था कि हम करंट इन कलेक्टर करंट को लेते हैं और ये VCE वोल्टेज को लेते हैं, तो पावर डिसिपेशन होता था। उसी तरह यहाँ पे हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं डीसी लोड लाइन बनाने के लिए उसमें भी हम IC और VCE ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, किरचॉफ्स लॉ यूज़ करते हैं और उससे हमको मिलता है कलेक्टर करंट की जो वैल्यू है वो -1/RC VCE प्लस VCC अपॉन RC निकल के आती है। ठीक है, और ये जो है y इज इक्वल टू mx प्लस c जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है स्लोप का, उससे हम इसको इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, हाँ, ये तो जो -1/RC है वो m के बराबर है। ठीक है, और निगेटिव साइन जो है वो बताता है कि हमारा जो लाइन का स्लोप है वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखो, ये यहाँ पे डीसी लोड लाइन में ये लाइन बनी है IC और VCE पे। अब हम क्या करते हैं ना, एक बार VCE की वैल्यू को 0 रखते हैं। ठीक है, तो VCE की वैल्यू को 0 रखते हैं तो हमको IC मिलता है VCC अपॉन में RC। ठीक है, जो कि होता है, देखो, मैक्सिमम कलेक्टर करंट। तो मैक्सिमम कलेक्टर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, VCC अपॉन में RC। ठीक है, उसी तरह एक बार हम IC को 0 रखते हैं। तो जब इसको 0 रखते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ लेके जाएंगे, RC से RC कट जाएगा और जो मेरा VCE है वो मेरा इक्वल हो जाएगा VCC के। ठीक है, तो देखो, इस पॉइंट पे मेरा क्या है, कलेक्टर करंट की वैल्यू क्या है, 0 है। इसको हम बोलेंगे, इस पॉइंट को VCC 0, राइट। और इस पॉइंट पे मेरा कलेक्टर करंट क्या है, मैक्सिमम है, तो VCC अपॉन में RC, और इस मतलब इसका कोऑर्डिनेट VCC RC और 0, राइट। यहाँ पे VCC 0 और यहाँ पे VCC अपॉन में RC 0। ठीक है, ये समझने के पॉइंट से हो गया। अब आगे देखते हैं। देखो, जो मेरा डीसी लोड लाइन होता है वो सैचुरेशन पॉइंट और कट ऑफ पॉइंट को सैचुरेशन पॉइंट और कट ऑफ पॉइंट को आपस में ज्वाइन करता है। IC मैक्स जो होता है वो VCC अपॉन में RC होता है, राइट। A transistor is under quiescent condition when no AC input signal is applied। ठीक है, हमारा कोई ट्रांजिस्टर है वो क्विसेंट कंडीशन में तब माना जाएगा जब उस पर कोई भी AC इनपुट सिग्नल अप्लाई ना किया गया हो। ठीक है, डीसी लोड लाइन का स्लोप क्या होता है, -1 अपॉन में RC होता ही है। ठीक है, तो क्यू पॉइंट जो है वो किसका फंक्शन है, कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमिटर वोल्टेज का फंक्शन है। ठीक है, और हमको पहले से पता है कि जो हमारा कलेक्टर करंट होता है वो लीकेज करंट का फंक्शन होता है, राइट। लीकेज करंट का फंक्शन होता है, या फिर बीटा या ट्रांसपोर्ट फैक्टर बोल सकते हैं, उसका फंक्शन होता है, या फिर VBE का भी, बेस एमिटर वोल्टेज का भी फंक्शन होता है। ठीक है, जो क्यू पॉइंट होता है हमारा वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। इसका मतलब कलेक्टर करंट भी हमारा क्या हुआ, टेम्परेचर सेंसिटिव, हमने पहले भी देखा था। वाइल ऑपरेटिंग BJT heat is dissipated as a result, temperature increases, thus value of IC changes, hence the region of the operation of the BJT also changes। ठीक है, जो क्यू पॉइंट है
वो हम अक्सर मिडिल में सेलेक्ट करते हैं, जिससे हमको मिलता है डिस्टॉर्शन लेस आउटपुट। ठीक है, और इसको हम समझते हैं कि डिस्टॉर्शन लेस आउटपुट का मतलब क्या है। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, समझना। मान लो ये मेरा इनपुट है, ठीक है। अब इनपुट है तो ये अलग अलग क्यू पॉइंट के लिए, ठीक है, मतलब डीसी लोड लाइन के अलग अलग वैल्यू के लिए इसका आउटपुट देखो अलग अलग होगा। तो इसका देखो आउटपुट कैसे कैसे हो सकता है। पहली बात, ये मेरा डीसी लोड लाइन है, ठीक है, ये VCE है और ये मेरा IC है, राइट। तो देखो एक आउटपुट हमें मिल रहा है सेम टू सेम इसकी ही तरह, लेकिन हल्का सा यहाँ पे डिस्टॉर्शन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अगला आउटपुट क्या है, सेम टू सेम इनपुट की तरह है लेकिन थोड़ा सा एम्प्लीफाइड है, ठीक है। और एक आउटपुट हमें मिलता है जिसमें निगेटिव वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। तो देखो क्या है ना, ये मिडिल पॉइंट ऑफ द डीसी लोड लाइन है। तो अगर हम Q1 यहाँ पे लेते हैं, ये मेरा Q1 है, ये मेरा Q2 है और ये मेरा Q3 है, ठीक है। तो क्या है कि अगर हम Q1 पे अपने Q पॉइंट को ऊपर के साइड में रखते हैं तो हमको हल्का सा डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम अपने Q पॉइंट को बहुत नीचे रखते हैं तो हम देखते हैं कि नेगेटिव पॉइंट ही पूरी तरह से हट चुका है, यानी कि स्टेबल आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन जब हम अपने Q पॉइंट को एकदम बीचों बीच मिडिल पे रखते हैं तो हम देखते हैं कि हमको सेम टू सेम इनपुट आउटपुट सिग्नल जो होता है वो सेम टू सेम इनपुट सिग्नल जैसा मिलता है, प्लस एम्पलीफाइड भी होके मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही एडवांटेजियस होगा। इस वजह से हम Q पॉइंट को मिडिल में रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। Q point is selected at the middle as it gives distortionless output, ठीक है, और एम्पलीफाइड आउटपुट भी, ठीक है। तो क्या है कि हम रीजन ऑफ ऑपरेशन को स्टेबलाइज करने के लिए हम कुछ स्टेबलाइजेशन टेक्निक भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इन बीजेटी बायस स्टेबिलिटी इज अचीव्ड बाय, ठीक है, चेंजिंग द बेस करंट इन ऑर्डर टू कीप द IC एंड VCE कांस्टेंट। या तो हम बेस करंट को चेंज करके कर सकते हैं, नहीं तो कुछ स्टेबलाइजिंग टेक्निक्स भी होती हैं, उसको हम समझते हैं। देखो दो तरह की स्टेबलाइजिंग टेक्निक होती है, एक है हमारा कंपनसेशन टेक्निक और एक हम यूज करते हैं बायसिंग सर्किट को, ठीक है। कंपनसेशन टेक्निक में तीन तरह की टेक्निक होती है, एक है हमारा थर्मिस्टर कंपनसेशन, एक है हमारा सेंसिस्टर कंपनसेशन और एक होता है हमारा डायोड कंपनसेशन, ठीक है। थर्मिस्टर कंपनसेशन में हम देखते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो हमारी रेजिस्टिविटी नीचे को जाती है, ठीक है। और कैसे जाती है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है, यानी कि इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है किसका, थर्मिस्टर कंपनसेशन में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है। जब हम आते हैं सेंसिस्टर कंपनसेशन पे तो हमारे टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारी रेजिस्टिविटी ऊपर जाती है, और एक डायोड कंपनसेशन, ठीक है। अब देखो बायसिंग सर्किट क्या होती है। बायसिंग सर्किट में हम तीन तरह का सर्किट यूज करते हैं, एक होता है फिक्स्ड बायसिंग, एक होता है कलेक्टर टू बेस बायसिंग और एक होता है सेल्फ बायस सर्किट, ठीक है। तो जो सेल्फ बायस सर्किट है उसको हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, सबसे अच्छी यही मानी जाती है सेल्फ बायस सर्किट, ठीक है। फिक्स्ड बायसिंग जो होती है वो सबसे कम स्टेबल होती है, ठीक है। और जो कलेक्टर टू बेस बायसिंग होती है उसमें हम नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट को देखते हैं, लेकिन फिर भी वो बेटर देन फिक्स्ड बायसिंग होती है, ठीक है। अब इसमें डायग्राम भी उतना लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ सेल्फ बायस में ये देख सकते हो कि
सिमेट्रिकली रेजिस्टेंस ऊपर नीचे दो दो लगे हैं, ऐसे मैंने याद करके रखा हुआ है, ठीक है। स्टेबिलिटी फैक्टर जो होता है वो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, 1 है आइडियली। और सेफ्टी फैक्टर जो स्टेबिलिटी फैक्टर जो है वो चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन में चेंज इन लीकेज करंट से दिया जाता है। तो स्मॉल होने का मतलब क्या है कि आइडियली 1 रहे और जितना छोटा से छोटा हम इसको रख सकें, ठीक है। बस इतना ही है। अब हम आते हैं पावर एम्पलीफायर्स पे, ठीक है। तो पावर एम्पलीफायर्स को हम लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर्स भी कहते हैं, ठीक है। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का लास्ट स्टेज जो होता है वो पावर एम्पलीफायर ही होता है, ठीक है। पावर एम्पलीफायर्स के स्पेसिफिकेशन जो है वो उनकी पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी से दी जाती है, ठीक है। पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी जो है वो डिफाइन की जाती है एज द एबिलिटी ऑफ द एम्पलीफायर टू कन्वर्ट अवेलेबल आउटपुट डीसी पावर इनटू एसी सिग्नल पावर, ठीक है। यानी कि डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है क्या, कहीं ना कहीं। जी हाँ, फिर से देखो, पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द एम्पलीफायर to convert available output DC power into AC signal power, ठीक है। 25% कन्वर्सन एफिशिएंसी का मतलब है 25% डीसी पावर जो है वो आउटपुट पे अवेलेबल है और 75% जो पावर थी ना वो लॉस्ट हो चुकी है एज अ हीट, ठीक है। इसी वजह से पावर एम्पलीफायर्स जो होते हैं ना वो हमेशा हीट सिंक के साथ एसोसिएट किए जाते हैं। फिर हम देखते हैं मिलर इफेक्ट। व्हाट इज मिलर इफेक्ट? तो मिलर इफेक्ट ऑकर्स ओनली इन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। मिलर इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में यूज होता है। एज यूज नहीं होता, मतलब ये प्रक्रिया जो है वो सिर्फ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में देखने को मिलती है क्योंकि इसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देखने को मिलता है और ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही देखने को मिलता है। मिलर इफेक्ट की वजह से ना मेरी जो बैंडविड्थ है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब एक कंपैरिजन देखते हैं हम स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर में। तो जो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स होते हैं उसमें इनपुट सिग्नल जो होते हैं वो लीनियरली ही ऑपरेट होते हैं, ठीक है। और पावर एम्पलीफायर में लीनियरली और नॉन लीनियरली दोनों तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल, मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट में होते हैं, लेकिन इसमें पावर एम्पलीफायर में वेरी लार्ज होता है, 1 वोल्ट से ज़्यादा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल एनालिसिस की जा सकती है स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर की और पावर सिग्नल एम्पलीफायर की सिर्फ ग्राफिकल एनालिसिस होती है, ठीक है। स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर के इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस होते हैं इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, करंट एंड वोल्टेज गेन वगैरह या फेज शिफ्ट। जबकि पावर एम्पलीफायर को स्पेसिफाई हम किन किन चीज़ों से करते हैं, पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू द लोड या कलेक्टर एफिशिएंसी से, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रनअवे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रनअवे में क्या होता है कि अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा, मेरा रेजिस्टेंस बढ़ा, और एक और चीज़ है, टेम्परेचर बढ़ा तो मेरा लीकेज करंट बढ़ेगा क्योंकि हमने पढ़ा था कि लीकेज करंट जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से लीकेज करंट बढ़ता है। जब लीकेज करंट बढ़ता है तो जो कलेक्टर करंट होता है वो किसके बराबर होता है, वो हमारा EBC प्लस ICO के बराबर होता है। अब ICO बढ़ रहा है तो मेरा कलेक्टर करंट बढ़ेगा। कलेक्टर करंट बढ़ा तो पावर डेसिपेशन किसके बराबर था, IC इंटू VCE के बराबर था, ठीक है। अब कलेक्टर करंट बढ़ गया तो क्या मेरा पावर डेसिपेशन नहीं बढ़ेगा, और अगर पावर डेसिपेशन बढ़ेगा
तो क्या फिर से मेरा टेम्परेचर और नहीं बढ़ेगा, और ये एक साइकिल सा बन जाता है और हमारा जो एम्पलीफायर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, सो इट इज द सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर ड्यू टू द एक्सेस हीट जनरेटेड व्हाइल ऑपरेटिंग। ठीक है, थर्मल रनवेज जो होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ बीजेटी में होते हैं। ठीक है, थर्मल रनवे ऑकर्स बिकॉज ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट ऑफ जंक्शन। ठीक है, अब देखो कंडीशन टू रिमूव थर्मल रनअवे। थर्मल रनअवे को हम कैसे दूर कर सकते हैं? ठीक है, तो पहली बात कि मेरा जो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज है वो VCC अपॉन 2 के या तो बराबर हो या उससे कम हो। ठीक है, गॉट इट। और दूसरा चीज क्या होता है कि मेरा चेंज इन पावर जो है, ठीक है, अपॉन में जो चेंज इन जंक्शन टेम्परेचर है वो इक्वल हो या कम हो 1/थीटा से। ठीक है, इसको देखते हैं, इसी को हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें TJ माइनस TA मतलब क्या है, जंक्शन टेम्परेचर, और TA है मेरा सराउंडिंग का टेम्परेचर। ठीक है, और ये थीटा हम इधर लेके चले जाते हैं, तो थीटा PD पावर डिसिपेशन इनटू थीटा, और थीटा क्या है मेरा, थर्मल रेजिस्टेंस या थर्मल ओम, जिसकी यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस पर वॉट। थर्मल रेजिस्टेंस की क्या यूनिट होती है, डिग्री सेल्सियस पर वॉट। ठीक है, और TJ माइनस TA इज इक्वल टू थीटा P। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पावर एम्पलीफायर। ठीक है, तो सबसे पहला आता है क्लास A एम्पलीफायर। ठीक है, इसकी बेस्ट फिडेलिटी होती है। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल जो होता है 360 डिग्री का होता है, और जो क्यू पॉइंट होता है ना वो सेंटर पे लोकेटेड होता है। ठीक है, क्यू पॉइंट मेरा सेंटर पे लोकेटेड होगा। एफिशिएंसी 25% होती है क्लास ए एम्पलीफायर्स की, लेकिन अगर क्लास ए एम्पलीफायर में एक ट्रांसफार्मर भी साथ में जोड़ दिया जाए तब उस केस में एफिशिएंसी 50% होती है। तो अगर पूछे सिर्फ और सिर्फ कि क्लास ए की कितनी होती है एफिशिएंसी, तो 25% ही बोलेंगे। अगर ट्रांसफार्मर के साथ कपल कर रहे हैं तब 50% तक बढ़ सकता है। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होता है, कोई भी नॉइज इंटरफेरेंस नहीं होती, कोई थर्मल रनअवे नहीं होता। ठीक है, तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेज में क्या है कि इसकी जो पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी है ना वो लो होती है, और ये पावर ड्रेन भी इंट्रोड्यूस करता है। अच्छा, फिर देखते हैं, देखो क्लास ए एम्पलीफायर एफिशिएंसी जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी 25% होती है फॉर वोल्टेज एम्पलीफायर, और 50% होती है फॉर पावर एम्पलीफायर। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, वाइडली यूज होता है ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स में। अच्छा, अब हम देखते हैं क्लास बी एम्पलीफायर्स। इनका जो क्यू पॉइंट होता है ना ये होता है एक्स एक्सिस पे या फिर कट ऑफ पॉइंट। ठीक है, समझना, इनका कहाँ पे था क्यू पॉइंट, सेंटर पे था। ठीक है, और इनका कहाँ पे कह रहा है, एक्स एक्सिस पे या कट ऑफ पॉइंट पे। ठीक है, क्लास बी एम्पलीफायर्स का। ठीक है, इनकी ऑपरेटिंग साइकिल जो होती है वो होती है 180 डिग्री की, और इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 78.5%। 25 पाई भी बोल सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 78.5% याद रखो। ऑप्शन में अगर पाई में देगा तो मल्टीप्लाई करके भी 3.14 से हम 78.5 अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत है कि क्लास बी एम्पलीफायर्स की एफिशिएंसी 78.5% होती है। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है, देखो क्लास ए एम्पलीफायर का डिसएडवांटेज था कि उनकी पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी लो थी, तो यहाँ पे ये ओवरकम हो जाती है और हायर पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी देखने को मिलती है, और इसमें कोई पावर ड्रेन भी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद पावर डेसिपेशन इस फॉर्मूले से दिया जाता है। एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, तो आउटपुट पावर AC का है और इनपुट पावर जो है वो DC का है। ठीक है,
DC power is equal to AC power plus PT, that is power loss at transmission. अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? देखो, डिस्टॉर्शन हाई होता है, इसमें भी हायर नॉइस इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। अब देखो, क्लास ए एम्पलीफायर के तुलना में डिसएडवांटेजेस भी कुछ है। क्लास ए एम्पलीफायर्स में डिस्टॉर्शन नहीं थे, लेकिन क्लास बी में डिस्टॉर्शन है, ज़्यादा है। क्लास ए में नॉइज़ इंटरफेरेंस भी नहीं था, लेकिन क्लास बी में नॉइज़ इंटरफेरेंस है, और ये एक क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को भी इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्लास बी एम्पलीफायर्स ही हैं जिसमें क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होता है, अदरवाइज किसी भी और एम्पलीफायर में क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। In order to remove this crossover distortion, class AB amplifier is used. ठीक है, तो इस क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को सही करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम क्लास AB एम्पलीफायर को यूज़ करेंगे। तो क्लास AB एम्पलीफायर मतलब क्या? A और B के कॉमन जो भी एडवांटेजेस हैं उनको मिला के एक एम्पलीफायर बनाया गया होगा, तो उसका ऑपरेटिंग साइकिल भी A और B के बीच में होगा। तो 180 से लेके 360 डिग्री के बीच में इनका ऑपरेटिंग साइकिल होता है, और Q पॉइंट जो होता है वो X एक्सिस के ऊपर होता है, ठीक है। X एक्सिस के ऊपर और मिडिल से थोड़ा नीचे, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी 25% से 78.5% के बीच में होती है। देखो, क्लास सी एम्पलीफायर देखते हैं, इसका जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो लेस देन 180 डिग्री सेल्सियस होता है। अरे सॉरी, सेल्सियस क्यों बोल रहे हैं यार, डिग्री ना। लेस देन 180 डिग्री और लेस देन 1/2 ऑफ एंटायर साइकिल। वन हाफ ऑफ एंटायर साइकिल। अरे देखो, ये पूरा 360 डिग्री मारा, सिर्फ ये पोर्शन कितना है? 180 डिग्री। तो लेस देन 180 मतलब क्या हुआ? कुछ भी, मतलब बस इस पॉइंट से पहले का कुछ भी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? लेस देन 1/2 ऑफ एंटायर साइकिल। तो 1/2 तो यही है ना, ठीक है। क्यू पॉइंट जो होता है इनका बिलो एक्स एक्सिस होता है या इनटू द कट ऑफ रीजन, मतलब नीचे की ओर, ठीक है। कट ऑफ रीजन में इनका क्यू पॉइंट होता है, क्यू पॉइंट नीचे की ओर आ जाता है, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी जो होती है सबसे ज़्यादा होती होगी, या अभी और भी चेक कर लेते हैं, अभी लेट्स नॉट जंप इनटू कंक्लूजन्स। लेकिन हाँ, क्लास सी एम्पलीफायर्स की एफिशिएंसी जो होती है वो 87.5% की होती है, ठीक है। लेकिन इसमें डिस्टॉर्शन जो होता है ना वो मैक्सिमम डिस्टॉर्शन हमको क्लास सी एम्पलीफायर्स में देखने को मिलता है। इसको हम ट्यून एम्पलीफायर में यूज़ करते हैं, इसको हम हार्मोनिक जनरेटर की तरह यूज़ करते हैं, और एज अ रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आता है क्लास डी या क्लास एस एम्पलीफायर, ठीक है। इसमें जो कलेक्टर करंट है ना वो स्पाइक्स के फॉर्म में फ्लो करता है, और इसकी एफिशिएंसी 100% होती है। अच्छा, इसके बाद अब हम देखते हैं पुश पुल पावर एम्पलीफायर। तो पुश पुल पावर एम्पलीफायर में क्या होता है? जब एक ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव हो, ठीक है, मतलब एक्टिव रीजन में हो, और जो दूसरा ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ रीजन में हो, ठीक है, तो क्या होगा कि उस तरह के एम्पलीफायर को हम बोलेंगे पुश पुल पावर एम्पलीफायर। अच्छा, कैसे? ईच ट्रांजिस्टर, अच्छा इस केस में क्या होगा कि जो एक हर ट्रांजिस्टर है ना वो कंडक्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री सेल्सियस के लिए, ठीक है। ईच ट्रांजिस्टर विल बी कंडक्टिंग एग्जैक्टली फॉर 180 डिग्री। तो ये तो क्लास बी ऑपरेशन में हम देखते थे 180 डिग्री का साइकिल होता था, ठीक है। और जो दोनों ट्रांजिस्टर्स हैं ना वो कॉमन एमिटर मोड में ही यूज किए जाएंगे। In output current, the even harmonics will be cancelled out or eliminated, ठीक है। तो एक क्या होगा, एक एक्टिव रीजन में एक ट्रांजिस्टर रहेगा और एक कट ऑफ रीजन में रहेगा, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है पुश पुल एम्पलीफायर का? हाई आउटपुट पावर मिलता है, हायर पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी होती है, और लेस नॉइज इंटरफेरेंस भी होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है? बहुत बल्की होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। इफ डिजाइंड विथ मैच्ड पेयर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, दैट इज 1 NPN एंड 1 PNP,
देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर। ठीक है, अब हमको पता है, देखो पुश पुल पावर एम्पलीफायर में क्या था, दो ट्रांजिस्टर यूज कर रहे थे, एक मेरा एक्टिव रीजन में था और एक मेरा किस में था, कट ऑफ रीजन में था। लेकिन अगर यही जो हम दो ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, एक हम एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन यूज कर लें और एक पीएनपी यूज कर लें, तो उस केस में जो हमारा पुश पुल पावर एम्पलीफायर है वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल पावर एम्पलीफायर। ठीक है, अब हम देखते हैं फीडबैक एम्पलीफायर्स को। फीडबैक एम्पलीफायर्स पूरा नहीं देखना है, बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं इसमें। लेट्स सी, देखो यहाँ से हम इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ मेरा लगा हुआ है एम्पलीफायर, एम्पलीफायर यहाँ से आउटपुट सिग्नल जनरेट कर रहा है और एक फीडबैक नेटवर्क हमने लगा दिया है जो फीडबैक कंटिन्यूअसली ऊपर को दे रहा है। ठीक है, तो अब हम देखो, हम क्या देखते हैं कि जो हमारा गेन है, गेन क्या होता है, आउटपुट अपॉन में इनपुट है, गेन होता है। ठीक है, तो जो हमारा गेन है, गेन और बैंडविड्थ का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट आता है। यानी कि अगर कभी भी हमारा गेन बढ़ गया, इसका मतलब है हमारी जो बैंडविड्थ है वो छोटी हो जाएगी, और अगर हमारा गेन कम हो गया तो हमारी बैंडविड्थ उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगी, क्योंकि गेन इनटू बैंडविड्थ का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो देखो फीडबैक जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक होता है नेगेटिव फीडबैक और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, राइट। तो देखो जो नेगेटिव फीडबैक का जो गेन होता है उसको हम देते हैं ए एफ इज इक्वल टू ए प्लस 1 प्लस ए बीटा। ठीक है, जहाँ पे ए हमारा ओपन लूप गेन है। ठीक है, तो देखो क्या है कि मेरा नीचे वाला देखो समझना पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, मेरा डिनोमिनेटर में प्लस है। ठीक है, अब ये कुछ भी हो ये बढ़ेगा ही अनटिल और अनलेस ये वैल्यू जीरो ना हो। ठीक है, तो मेरा जो ओवरऑल गेन आएगा वो तो हमेशा कम आएगा, यानी नेगेटिव फीडबैक में जो हमारा ओवरऑल गेन होता है वो कम होता है या डिक्रीज होता है। ठीक है, हाउएवर स्टेबिलिटी जो है नेगेटिव फीडबैक की वो बहुत अच्छी होती है। अच्छा, अब हमने कहा कि मेरा जो गेन है, ओवरऑल गेन वो कम होगा, तो अभी हमने ऊपर देखा था कि गेन कम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, बैंडविड्थ बढ़ेगी, तो बैंडविड्थ को लार्ज होना पड़ेगा। ठीक है, बैंडविड्थ हम देते हैं बैंडविड्थ इनटू 1 प्लस ए बीटा। चलो वो भी देखते हैं अभी, एक मिनट। जो बीटा है वो हमारा फीडबैक नेटवर्क का गेन होता है। ठीक है, इसको भी समझने की जरूरत है। तो जो एम्पलीफायर्स होते हैं ना उसमें नेगेटिव फीडबैक यूज किए जाते हैं, ये समझने की बात है, ये इंपॉर्टेंट है कि एम्पलीफायर्स नेवर यूज पॉजिटिव फीडबैक, एम्पलीफायर्स ऑलवेज यूज नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक जो होती है वो नॉइस को रिड्यूस करती है और साउंड टू नॉइज रेशियो को भी रिड्यूस करती है। ठीक है, SN रेशियो। The change in value occurs has a factor of 1 plus a बीटा। ठीक है, जहाँ पे a क्या है, मेरा ओपन लूप गेन है, और जो बीटा है वो है मेरा फीडबैक का गेन। ठीक है, क्योंकि फीडबैक में भी तो कुछ यार आउटपुट फीडबैक का यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे इनपुट मिल रहा है, तो ये आउटपुट अपॉन इनपुट जो है मेरा बीटा है। ये कभी पूछता नहीं है, लेकिन बीटा क्या है ये समझना तो पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जो नॉइज होता है वो हम देते हैं n अपॉन 1 प्लस ए बीटा से। ठीक है, तो ये वैल्यू तो मेरी बढ़ रही थी, तो मेरा नॉइज क्या होगा, कम होगा, हमने देखा था। उसी तरह जो मेरा डिस्टॉर्शन है वो हम देते हैं d अपॉन 1 प्लस ए बीटा से, तो मेरी ये वैल्यू बढ़ रही थी, तो मेरा डिस्टॉर्शन भी क्या होगा, कम होगा। ये हमने ऊपर भी देखा था कि नॉइस और डिस्टॉर्शन दोनों को नेगेटिव फीडबैक कम करता है। ठीक है, हाँ, अगर 1 प्लस ए बीटा जो है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए यूनिटी से, ताकि नॉइस और डिस्टॉर्शन जो है वो हमेशा लेस रहे।
यानी ए प्लस बीटा कभी भी ज़ीरो ना हो, ज़ीरो से बड़ा हो। अगर ज़ीरो से बड़ा हो, क्योंकि ज़ीरो हो जाएगा तो फिर यूनिटी मतलब ये वन ही रह जाएगा, तो सिर्फ डी रह गया, ठीक है। और उस केस में मैक्सिमम डिस्टॉर्शन होगी। तो वन से बड़ा कुछ भी मिले हमको तो हमारा वो हेल्प करता है नॉइज़ और डिस्टॉर्शन को कम करने में, ठीक है। अब देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक में। तो पॉजिटिव फीडबैक का जो गेन होता है वो होता है ए अपॉन वन माइनस ए बीटा। तो अब देखो ये नेगेटिव वैल्यू है, तो ये ओवरऑल वैल्यू घटेगी। अब ये ओवरऑल वैल्यू घटेगी तो मेरा जो गेन है वो बड़ा हो जाएगा। अब मेरा गेन बड़ा हो रहा है मतलब मेरा बैंडविड्थ क्या होगा, वो कम होगा। और पॉजिटिव फीडबैक जो है वो हम ऑसिलेटर्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक जो होते हैं वो नॉइज़ बढ़ाते हैं, डिस्टॉर्शन बढ़ाते हैं और स्टेबिलिटी को भी घटा देते हैं, ठीक है। इस वजह से पॉजिटिव फीडबैक सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेटर्स में यूज़ होता है। उसके बाद देखते हैं, ये हमें नहीं देखना है क्योंकि आरआरबी जेईई के सिलेबस से मुझे नहीं लगता ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कहा गया सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। सो लेट्स नॉट लुक इनटू दिस। हम नेक्स्ट समझते हैं क्या हमें करना चाहिए। हाँ, ऑसिलेटर्स पे आना चाहिए, ठीक है। ऑसिलेटर्स देखो, ऑसिलेटर्स को हम और क्या कहते हैं, वेवफॉर्म जनरेटर्स कह सकते हैं, ठीक है। अभी पीछे ही देखा कि ऑसिलेटर्स हमेशा पॉजिटिव फीडबैक के साथ आते हैं, ठीक है। ऑसिलेटर्स का जो गेन होता है वो ए अपॉन वन माइनस ए बीटा होता है। ए बीटा को क्या बोलते हैं, लूप गेन बोलते हैं, ठीक है। अब एक होता है बैक हैंसन क्राइटेरिया, ठीक है। बैक हैंसन क्राइटेरिया क्या कहता है कि एटलीस्ट ए बीटा जो है वो वन होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट वन होना चाहिए, ठीक है। और वन से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल फेज और फेज शिफ्ट ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर जो होता है वो या तो 0 डिग्री होता है या तो 360 डिग्री होता है, ठीक है। और ए बीटा की वैल्यू जो है या तो वन होनी चाहिए या तो वन से ज़्यादा होनी चाहिए। ये एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत हो गई, ठीक है। ओवरऑल फेज शिफ्ट कितना होता है फीडबैक एम्पलीफायर का, या तो 0 डिग्री या तो 360 डिग्री, ठीक है। ऑसिलेटर में क्या करते हैं, जैसे हम देखो एम्पलीफायर और ऑसिलेटर के बीच का फ़र्क समझते हैं। एम्पलीफायर में क्या होता है, जो गेन होता है वो फाइनाइट होता है, ठीक है। गेन क्या होता है, फाइनाइट होता है। क्यों, क्योंकि वन अपॉन ए अपॉन वन प्लस ए बीटा होता है, ठीक है। तो गेन जो होता है वो मेरा नीचे की ओर आता है, तो गेन क्या होगा, बहुत कम होते होते कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक फाइनाइट गेन है उसमें। लेकिन जो ऑसिलेटर का गेन है वो इनफाइनाइट होता है, क्योंकि देखो अगर ए बीटा वन हो जाए तो ये ए अपॉन में 0 हो जाएगा, और उस केस में हमारा गेन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट। तो एम्पलीफायर में गेन जो होता है वो फाइनाइट होता है और ऑसिलेटर में हमारा गेन जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। एम्पलीफायर में यूज़ करते हैं नेगेटिव फीडबैक और ऑसिलेटर में यूज़ करते हैं पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल एसेंशियल होता है, लेकिन ऑसिलेटर को किसी भी इनपुट सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती है। बेटर फ्रीक्वेंसी और स्टेबिलिटी मिलती है एम्पलीफायर में, लेकिन फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी जो है वो ऑसिलेटर में कम होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स को, ठीक है। ऑसिलेटर को देखो हम दो टाइप में कैटेगराइज करेंगे, एक होगा हमारा लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर और एक होगा हमारा हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ठीक है। अब लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आरसी फेज शिफ्ट, ठीक है, जिसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देखने को मिलता है। और एक होता है वेन ब्रिज ऑसिलेटर, ठीक है। ये दोनों जो ऑसिलेटर होते हैं वो हमारे लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होते हैं। जो मेरा हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है उसमें देखो एक आता है हमारा हार्टली ऑसिलेटर, एक होता है कॉलपिट ऑसिलेटर, एक होता है क्लैप ऑसिलेटर,
और एक होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक है। हार्टली, कॉलपिट और क्लॉप जो होते हैं वो एलसी ऑसिलेटर होते हैं, ठीक है, सॉरी। और एक क्रिस्टल ऑसिलेटर तो है ही। तो पहले हम लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को देख लेते हैं, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट इसमें मिलेगी, ये तो हमने पहले ही देख लिया, ठीक है। इसमें फिगर आई डोंट नो उतना इम्पोर्टेंट है कि नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा है वो है ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ठीक है। तो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो दी जाती है 1 में 2 पाई √6 LC, सॉरी आरसी ऑसिलेटर है ना, ठीक है। और नहीं तो इसको सॉल्व कर लो तो हम ये भी कह सकते हैं 0.065 में RC, ठीक है। ये मेरा RC ऑसिलेटर हो गया, ठीक है जी, जी हाँ। और वेन ब्रिज ऑसिलेटर में क्या होता है, 1 में 2 पाई √ नहीं लगाते, सिर्फ RC लिख देते हैं, ठीक है। ये वैसे R1 R2 C1 C2 होता है, लेकिन अगर R1 R2 के बराबर हो जाए और C1 C2 के बराबर हो जाए तो ये √ हट जाता है और 1/2 पाई RC या 0.159 RC होता है, ठीक है। यह वैल्यू लर्न कर सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर में देखो क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं हार्टली ऑसिलेटर, ठीक है। ये जो होता है एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टाइप ऑसिलेटर होता है। इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वेरी करती है, ठीक है। हार्टली ऑसिलेटर जो है इम्पोर्टेंट ये है, वो पैरेलल रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। एसी चैप्टर हम पढ़ते हैं, उसमें जो रेजोनेंस है वो हार्ट है एसी चैप्टर का, ठीक है। एसी से कितने क्वेश्चंस बनते हैं रेजोनेंस एसी में, ठीक है। तो उसी तरह हार्टले ऑसिलेटर जो हार्ट है वो तो रेजोनेंस ही में होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल रेजोनेंस पे हार्टली ऑसिलेटर वर्क करता है, ठीक है। हार्टली ऑसिलेटर में 2 इंडक्टर और एक कैपेसिटर यूज किया जाता है, ठीक है। 2 इंडक्टर और एक कैपेसिटर यूज किया जाता है। अच्छा, जो टोटल इंडक्टेंस होता है वो ट्रैप होता है L1 और L2 में टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड फीडबैक इन द सर्किट। ये बहुत ही बल्कि होता है, एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि 2 इंडक्टर यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसका जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है जो ये ऑसिलेटर जनरेट कर रहा है वो होता है या तो 1/2 पाई √L, क्योंकि 2 L है, L1 L2, तो L इक्विवेलेंट C कह दो, या फिर इसी को कह सकते हो 1/2 पाई, और L इक्विवेलेंट को L1 + L2 भी बोल सकते हो, ठीक है, इंटू C। तो ये किसका है, हार्टली ऑसिलेटर में 2 इंडक्टर, एक कैपेसिटर और पैरेलल रेजोनेंस के प्रिंसिपल, ठीक है। फिर आता है मेरा कॉलपिट ऑसिलेटर, ठीक है। कॉलपिट ऑसिलेटर में क्या होता है देखते हैं। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टर यूज करते हैं और 2 कैपेसिटर यूज करते हैं, ठीक है, कॉलपिट ऑसिलेटर में। तो कॉलपिट ऑसिलेटर का क्या हो जाएगा, 1/2 पाई √L C इक्विवेलेंट, ठीक है। और C जो है यहाँ पे C1 × CT/C1 + C2 किया है, यानी कि जो मेरे पैरेलल जो कैपेसिटर हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो देखो कौन से कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं यहाँ पे, ये दोनों, राइट, ठीक है। फिर आता है क्लैप ऑसिलेटर, ठीक है। क्लैप ऑसिलेटर में क्या होता है कि ये LC ऑसिलेटर है, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है और क्लैप
ऑसिलेटर में क्या होता है, स्क्वायर वेव सिग्नल यूज होती है, इसका 1/2π√LC होता है। ठीक है, तो देखो क्लैप का तो 1/2π√LC जो रेजोनेंस पे यूज करते हैं वही हो गया, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे था कॉलपिट ऑसिलेटर, तो कॉलपिट में देखो ये L बन रहा है ना, तो ये तो कैपेसिटर का साइन है, तो इससे तुम याद रख सकते हो कि कॉलपिट में 2 कैपेसिटर और 1 इंडक्टर यूज होगा। ठीक है, क्लैप में तो 1/2π√LC था ही, तो बचा कौन, हार्टली। और हार्टली में बताए ही कि हार्टली में 2 इंडक्टर और 1 कैपेसिटर यूज होता है। ठीक है, फिगर तो आई डोंट, मतलब इम्पोर्टेंट है भी लेकिन उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो LC ऑसिलेटर भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर। ठीक है, तो ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी देते हैं। क्रिस्टल ऑसिलेटर जो होते हैं हमारे, वो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी डिवाइस होती है। ठीक है, ये वर्क करते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, क्रिस्टल ऑसिलेटर्स। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक charge that accumulate on the certain solid material in response to applied mechanical stress। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑसिलेटर होते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो इनमें यूज होती है वो होती है ट्रायंगुलर या सॉटूथ। ये एग्जिबिट करते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल रेजोनेंस कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अब मल्टी वाइब्रेटर्स पे। ठीक है, देखो मल्टी वाइब्रेटर्स जो होते हैं वो 3 तरह के। ठीक है, पहला होगा बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, देखो मोनो स्टेबल जो मल्टी वाइब्रेटर होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टेबल स्टेट होती है, ओनली वन स्टेबल स्टेट। ठीक है, तो दे चेंज ओनली व्हेन इनपुट इज चेंज्ड एंड चेंजेस फॉर द ड्यूरेशन फॉर विच इनपुट चेंज। ठीक है, तो मोनो स्टेबल वाइब्रेटर में वैल्यू तभी चेंज होती है, आउटपुट हमें तभी मिलता है जब इनपुट में कोई चेंज आता है, और आउटपुट उतने देर के लिए ही मिलता है जितने देर तक इनपुट में चेंज होता रहता है। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ एक स्टेबल स्टेट को सपोर्ट करते हैं, इसी वजह से मोनो स्टेबल इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ये 2 स्टेट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, 0 और 1 को। स्टेट डज नॉट चेंज अनलेस देयर इज चेंज इन द इनपुट स्टेट। इसमें क्या है, आउटपुट में तब तक चेंज नहीं आएगा, स्टेट तब तक नहीं चेंज होगा जब तक कोई चेंज इनपुट में ना आए। ठीक है, और ये 0 और 1 2 स्टेट को सपोर्ट करते हैं, इस वजह से बाई स्टेबल बोलते हैं। फिर आता है ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये नॉन स्टेबल होते हैं। ठीक है, नॉन स्टेबल स्टेट होते हैं, स्क्वायर वेव या क्लॉक पल्स होता है इनमें, और इनके जो 2 स्टेट्स हैं दे कंटिन्यूअसली कीप चेंजिंग। ठीक है, तो अब देखो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का फिगर इंपॉर्टेंट है और ए स्टेबल का भी। तो देखो बाई स्टेबल में क्या है, एक ओपैम्प लगाना है। ठीक है, यहाँ पे एक रजिस्टर मारना है और 2 रजिस्टर यहाँ पे मार देना है और पॉजिटिव टर्मिनल लाके इससे जोड़ दो। ये हो गया मेरा बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का एग्जाम्पल है श्मिट्स ट्रिगर। ठीक है, श्मिट्स ट्रिगर इज अ बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर या यूजेटी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं, डिपेंड्स ऑन नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ए स्टेबल में ओपैम्प के पहले रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर मारना है। ठीक है, ये फिगर तो सेम टू सेम रहेगा, बस ऊपर से भी एक रेजिस्टेंस हमने जोड़ दिया है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या होता है ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, 50% ड्यूटी साइकिल होती है। टी ऑन जो होता है वो 1.09 RC होता है, आर ये और सी ये वाला, सॉरी
और जो टी ऑफ होता है वो भी 1.09 RC होता है। तो जो टाइम पीरियड है वो इन दोनों का सम होगा, तो 2.18 RC, और एफ आउट जो होता है मतलब आउटपुट की फ्रीक्वेंसी वो 1 में टाइम पीरियड होगा, तो 1 में 2.18 कर लेना, जो भी आएगा वो हमारा एफ आउट हो जाएगा। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में क्या है, देखो यहाँ पे कैपेसिटर लगा ही है, ठीक है, यानी कि ये कौन सा फिगर वाइज देखो तो एक मिनट, अगर फिगर वाइज देखो तो ये जो है ये तो मेरा अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ही है का ही फिगर है, बस उसमें हमको क्या करना है, इस कैपेसिटर के ऊपर एक डायोड और चिपका देना है, ठीक है, वो भी NP के फॉर्म में। बस हमें मिल गया अपना मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब देखो कुछ ऑसिलेटर जो है उनकी फ्रीक्वेंसी भी देख लेते हैं। जो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर होते हैं, ठीक है, यानी कि RC फेज शिफ्ट की बात हो रही है, ठीक है, वो 1 हर्ट्ज से लेके 10 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करते हैं। वेन ब्रिज जो है वो 1 हर्ट्ज से 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, देखो आप कह रहे हो 10 मेगाहर्ट्ज फेज RC फेज शिफ्ट, और वेन ब्रिज तो जो है वो लो फ्रीक्वेंसी वाले ऑसिलेटर्स थे लेकिन मेगाहर्ट्ज में जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि जो मेरे हाई फ्रीक्वेंसी वाले हैं वो 100 मेगाहर्ट्ज में जा रहे हैं, ठीक है, समझने की बात है। तो 10 मेगाहर्ट्ज छोटा ही है, ठीक है। अब कॉलपिट हार्टली जो है, कॉलपिट और हार्टली ये 10 किलो हर्ट्ज से लेके 100 मेगाहर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज से 100 मेगाहर्ट्ज, और क्लैप भी जो है वो 10 किलो हर्ट्ज से 100 मेगाहर्ट्ज। क्रिस्टल जो है वो फिक्स फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करती है, और नेगेटिव रेजिस्टेंस यानी UJT की बात हो रही है, ठीक है, वो 100 मेगाहर्ट्ज से भी ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी मेजर करता है, ठीक है। एक ऑसिलेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच काउंट्स DC पावर इनटू AC पावर। ऑसिलेटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो DC पावर को AC पावर में काउंट करता है, ठीक है। फीडबैक फैक्टर एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ ए वेन ब्रिज ऑसिलेटर इज बीटा इज इक्वल टू 1/3, A इज इक्वल टू 3, ठीक है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है, और रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 20 किलो हर्ट्ज से 30 मेगा हर्ट्ज के बीच में होती है। ओपैम्प के लिए लग रहा है एक नया वीडियो ही बनाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।